Hey guys, welcome to my channel. In this video, we're gonna complete respiration topic. So basically, what is respiration? Respiration in general sense, I am telling you, respiration includes the exchange of gases. It can be the exchange of carbon dioxide or the exchange of oxygen. But in a broader sense, you need to understand this is a kind of process in which it is a kind of process in which the things are converted in order to get energy means रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करके। आपका फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये पूरा प्रोसेस एक रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। अंडरस्टूड? नाउ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया है एक्टिविटी 4.5। इन दिस 4.5 एक्टिविटी देयर आर टू प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे दो एक्टिविटीज दी गई हैं। अब ये फर्स्ट एक्टिविटी में बेसिक डिफरेंस इज दैट यू नीड टू यूज पिचकारी एंड इन द सेकेंड एक्टिविटी द बेसिक डिफरेंस इज यू नीड टू यूज योर माउथ इन ऑर्डर टू ब्लो द एयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको माउथ का यूज करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको पिचकारी का यूज करना है। अब ये बेसिक सेटअप किस तरीके से है? एक आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें लाइम वाटर लेना है। सेकेंड केस में भी आपने टेस्ट ट्यूब ली और उसमें लाइम वाटर लिया। अब फर्स्ट केस में लाइम वाटर के अंदर जो गैस आ रही है, जो एयर आ रही है, वो पिचकारी से आ रही है और सेकंड केस में आपके माउथ से आ रही है। आपको पता है आप माउथ से कौन सी एयर ब्लो करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, करेक्ट। सेकंड केस में आपकी एयर जो ब्लो हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दूसरी और भी गैसेस ब्लो हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट केस में जो लाइम वाटर मिल्की में प्रोड्यूस हो जाएगा, आपको पता है लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की व्हेन इट कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिल्की में ये कंबाइन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें डिले हो जाता है, ये प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है, ये प्रोसेस फास्ट होता है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका ये रीजन है कि जो आपने पिचकारी से एयर ब्लो करी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.04% है, जबकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से ब्लो किया है, माउथ से ब्लो किया है, उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके अपेक्षा कंपैरिजन टू दिस तो ये ज्यादा है, इसीलिए आपको मिल्की बनने की प्रोसेस ज्यादा फास्ट हो गई है। अंडरस्टूड? तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा है उतनी तेजी से प्रोसेस होगा। तो सेकेंड केस में दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ द प्रोसेस इज हायर। ओके, अब एक और उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में आपको दिया जाता है, पहले केस में आपने क्या किया था? माउथ से ब्लो किया था एयर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और लाइम वाटर टर्न मिल्की हुआ था। अब इस केस में आपको माउथ से ब्लो नहीं करनी है एयर, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे? आपने लिया है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शक्कर का घोल, और उसमें ईस्ट डाली है। ठीक है, बेकिंग में यूज होता है, बेकिंग इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड में भी यूज होता है ईस्ट। तो ईस्ट क्या करती है? फर्मेंटेशन कर देती है। फर्मेंटेशन बेसिकली किसी चीज को सड़ा देना या फिर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अभी जो आपकी ईस्ट है इसने क्या किया? शुगर सॉल्यूशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया और इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस होल प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस एंड दिस केन और कंटेनर इज कनेक्टेड विद अ ग्लास हैविंग, उस ग्लास के अंदर क्या है? ऑलरेडी लाइम वाटर है। और जैसे ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाती है और ये लाइम वाटर आपका क्या हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है। अंडरस्टूड? तो फॉर प्रीवियस केस में आपने क्या देखा था? यहाँ पे आप एयर से ब्लो कर रहे थे, यहाँ पे आप एयर से ब्लो कर रहे थे, आप अपने माउथ से एयर ब्लो कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? ईस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है शुगर सॉल्यूशन के मिलने के बाद। ठीक है, और दोनों ही केसेस में लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो रहा है। तो अंडरस्टूड है, ये लाइम वाटर टर्न मिल्की कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है ना। तो ये गैस प्रूफ होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, इसको मैंने ऑलरेडी एक पीपीटी में आगे इसके बाद आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि फॉर द इजी एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। अब यहाँ पे है आपका फूड। फूड जो होता है आपके बॉडी में, जब आप फूड लेते हो न्यूट्रिशन के दौरान, न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी सप्लाई जो आपकी बॉडी में पावर देती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं।
तो ड्यूरिंग न्यूट्रिशन में जो आपका फूड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? बॉडी में सेल्स में जाता है आपके अलग अलग, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनर्जी टू योर बॉडी, सेल्स में जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट इन फूड विल ब्रेक डाउन इनटू, क्या होगा, फूड है, फूड के अंदर कौन है, पावर आपका कौन देता है, ग्लूकोज है। तो वो ग्लूकोज क्या होगा, ये छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होके क्या करेगा, एनर्जी देगा। क्या करेगा? एनर्जी देगा। अब ये डिवीजन का प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ग्लूकोज किस तरीके से डिवाइड होगा। आपको पूरी कहानी स्टोरी समझ में आई? जो आपने न्यूट्रिशन में फूड लिया है वो आपके सेल्स में गया, सेल्स में जाने के बाद उसके अंदर जो ग्लूकोज था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रोसेस को यूज करते हैं सो दैट दे कैन डिवाइड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? इन नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक। ग्लूकोज जो होता है 6 मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है, आपको पता है C6H12 6 होता है। तो इसका ग्लूकोज का कार्बन कितना होता है? इसमें 6 कार्बन होता है, तो ये लिखा हुआ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ पे जाता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का लिक्विड जो पार्ट हो, सेल का लिक्विड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ग्लूकॉन गया, ग्लूकोज गया। अब ये ग्लूकोज क्या होता है? डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। तो ये क्या होता है, उस पार्ट को के डिवीजन के बाद उसको क्या कहा जाता है? पायरुवेट। अंडरस्टूड? ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का होता है, पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल का होता है, मतलब आधा हो गया उससे, और आधा होने के बाद उसने एनर्जी सिक्रीट करी, ठीक है, एनर्जी रिलीज करी। अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम सेम है, मतलब ग्लूकोज पायरुवेट में तो कन्वर्ट होना ही होना है। उसके बाद का प्रोसेस डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है कि ईस्ट जो है, प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, ईस्ट क्या होती है जो फर्मेंटेशन में यूज होती है ना। तो जो ईस्ट है आपकी इस टाइप से दिखती है, वो क्या होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम करती है। बाकी चीजों में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, ईस्ट अगर डाल दोगे ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई की भी जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन प्रोसेस होना। तो ईस्ट जो होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ईस्ट क्या किया तुमने? पायरुवेट के अंदर ईस्ट डाल दिया। पायरुवेट, ईस्ट में जो पायरुवेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में। इथेनॉल एक एल्कोहल होता है, ओ एल लगा हुआ है ना, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एक एल्कोहल है वो। तो वो अल्कोहल बनाता है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब ये पहले तो था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब इथेनॉल कितने में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट होता है मिथेनॉल, सेकंड होता है इथेनॉल। तो इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल में। यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आई कि पायरुवेट किस तरीके से ईस्ट की बॉडी में इथेनॉल में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और एनर्जी में टूटा, ठीक है। ये डन हो गया। फिर उसके बाद आपको एक और तरीका होता है पायरुवेट को तोड़ने का, जब आप कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हो। आपकी बॉडी में आप बताओ कम ऑक्सीजन कब होती है, कहाँ होती है? जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स में क्या होता है, अगर अगर आप रन कर रहे हो, बहुत ही रनिंग कंडीशन में हो, तो आपकी एनर्जी सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। उस कंडीशन में ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में थोड़ा लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके थाइस में हो गया या मसल्स में हो गया, मसल सेल्स में हो गया। तो वो उस कंडीशन में ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। क्लियर है? तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये कम ऑक्सीजन की बात की। अब एक नेक्स्ट बात करनी है हमको, पायरुवेट और एक और लास्ट तरीके से टूट सकता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पता है आपको क्या होता है? सेल के अंदर होता है, और इसको ना पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसके अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है, आप देखोगे। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जिगजैग पैटर्न में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? पायरुवेट गया, और पायरुवेट क्या हुआ? टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में।
एक गैस बनी, एक पानी बना और एनर्जी बनी। अंडरस्टूड? तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर दिस। ये जो स्लाइड है इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। सीबीएसई घुमा के क्वेश्चन पूछती है या टोटल 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना है ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ। रिकैपिचुलेशन बता रही हूँ मैं एक जल्दी से कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, सब में होता है। पायरुवेट अगेन तीन तरीके से टूट सकता है। अगर ईस्ट की बॉडी में है तो ये 3 कंपाउंड्स बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। अगर ये मसल्स में है, आपके थाइस में या आपके मसल्स में है बॉडी में, तो वो लैक्टिक एसिड एनर्जी बनाएगा। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात करते हो तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। फर्स्ट केस में आपको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड केस में थोड़ा कम ऑक्सीजन है, थर्ड केस में फुल ऑक्सीजन। ओके, अंडरस्टूड? अब यहाँ पे जो ये इस स्लाइड में लिखा है, मैंने नेक्स्ट पीपीटी में पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, अब यहाँ पे प्रीवियस उसमें क्या लिखा हुआ था सीबीएसई ने कि जो आपका एडीपी होता है आपकी बॉडी में ना, एडीपी, एटीपी, ये सारी चीजें होती है। तो एडीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो आपकी बॉडी में होता है वो क्या करता है, एक फॉस्फेट से कंबाइन होता है, एक फॉस्फेट से उसने कंबाइन किया तो ये डाईफॉस्फेट है ना, ये देखो डाईफॉस्फेट है। डाईफॉस्फेट में मैं एक फॉस्फेट प्लस कर देती हूँ तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, डाईफॉस्फेट में एक फॉस्फेट करती हूँ तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरी एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। तो एनर्जी लगा दी अपन ने। उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे, एटीपी। और एटीपी आपका पावर देता है, आपकी करेंसी है। मतलब कि जितनी बॉडी में एटीपी होगी उतनी पावर होगी। अब जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वो क्या करेगा, एटीपी को तोड़ तोड़ लेगा। जैसे आप कभी एफडी देखिए, आपने अगर एफडी कराई जाती है तो वो क्यों कराई जाती है, फ्यूचर यूज ऑफ मनी के लिए। तो वो जब मनी की जरूरत होती है एफडी को तोड़ लिया जाता है और मनी ले ली जाती है। उसी तरीके से एटीपी क्या होती है, मनी बैंक होता है बॉडी का। तो ये जब एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है, उसमें से एनर्जी निकलती है और आपके यूज आ जाती है। ठीक है, एनर्जी इज यूज देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है ना। एंडो का मतलब होता है एनर्जी यूज, एक्सो का मतलब होता है एनर्जी निकलना, ई एक्सओ, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब कि निकलना होता है, जैसे अगर कहीं जगह से जाते हो आप तो एग्जिट लिखा होता है ना, एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना होता है। उसी तरीके से एक्सो भी एनर्जी निकलना होता है। अगर एक कंटेनर है, वहां पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए और आपने बी मिक्स किया, यहाँ पे ढेर सारी एनर्जी निकल रही है दोनों के मिक्स होने से, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी प्रोड्यूस, एक एटीपी को अगर पानी में घोलोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। अभी मैंने बताया कि ये एक एफडी होती है, इसको तोड़ा के एनर्जी निकाल लेते हो, तो कितनी निकाल लेते हो, 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, इतनी निकल जाती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ बैटरी कैन बी यूज टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक। जिस तरीके से बैटरी की एनर्जी इन सब चीजों को यूज करने में इन सब चीजों के लिए यूज हो सकती है, उसी तरीके से एटीपी की एनर्जी कहाँ पे यूज होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, बॉडी का रिपेयर वर्क हो गया, बिल्डिंग वर्क हो गया, एनी वर्क रिलेटेड टू योर बॉडी, इन दैट केस एटीपी कैन बी यूज्ड, है ना। इसके बाद ये है आपका रिलेटेड टू आपके जो लीव्स होता है। ठीक है, उस लीव्स के अंदर क्या होता है, आपका स्टोमेटा होता है। ठीक है, अब स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, ये आपका स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन जाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्या चीज लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। तो स्टोमेटा के अंदर क्या एंटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो वही यहाँ पे आपको शो करके बताया हुआ है। ठीक है, अब एनिमल्स, इस पैराग्राफ में जो लिखा है ना बेटा, मैंने नीचे यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके किया है इन ऑर्डर टू गिव यू द क्लियर व्यू ऑफ दिस पैराग्राफ। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे इसको बताया आपको। यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, एनिमल्स रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कौन करता है, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब जो एनिमल्स होते हैं डे और नाइट दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एनिमल्स हो गया मतलब हम हो गया, हम क्या रिलीज करते हैं आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी वो वेस्ट नहीं होगी, वो कहाँ जाएगी, वो प्लांट के पास जाएगी।
वो प्लांट के पास जाएगी और प्लांट क्या करेगा उस चीज का, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उस चीज का, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा। हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी डे और नाइट में, वो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज हो जाएगी वो, ठीक है। और कार्बन और नाइट में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होती है, ठीक है। अब एनिमल्स यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा हुआ है, एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, टेरेस्ट्रियल। दूसरा कौन सा होता है, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन में रहते हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो सांस लेने के लिए कौन सा चीज यूज करते हैं, लंग्स। एक्वेटिक जो होते हैं वो सांस लेने के लिए क्या यूज करते हैं, गिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो फिश वगैरह होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पे ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, हवा की ऑक्सीजन तो लेते नहीं क्योंकि वो तो पानी में रहते हैं, तो वो तो पानी की ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो कम घुली होती है। क्या होता है, हवा में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है। हवा में ढेर सारी ऑक्सीजन है, पानी में थोड़ी कम ऑक्सीजन होती है। थोड़ी कम ऑक्सीजन होने के कारण मछली को जल्दी 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 से सांस लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सेम। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट रिक्वायरमेंट, इट विल क्या करेगी, ब्रीथ फास्टर, मच फास्टर। इसलिए जल्दी जल्दी उसको सांस लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है कंपैरिजन टू द एयर, अंडरस्टूड। तो ये इसमें पीपीटी में आपको ये बताया गया है, ठीक है। अब ये आपकी एक फिश है। अब फिश में क्या होता है कि वाटर होता है, वाटर कहाँ गया, इसके माउथ में। आपने देखा होगा कि एक्वेरियम में आपने फिश को देखा है कि वो क्या करती है, अपना माउथ से वाटर इनटेक करती है और वो उस माउथ में वाटर गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर गिल्स में गया, ठीक है। गिल्स क्या होता है, ये होते हैं इसके गिल्स, गिल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये पंख है, इसके फिन्स हैं जिससे वो तैरती है। डू नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज गिल्स एंड दीज फिन्स, ठीक है। ये जो पंख हैं उसके और जिससे वो तैरती है, और ये गिल्स होते हैं। और ये गिल, पानी कहाँ गया, वाटर माउथ में गया, फिर उसके बाद गिल्स में गया। गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड। यहाँ पे बहुत सारे ना ऐसे ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। अब यहाँ जो पानी गया था उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन था ना, उसके अंदर ऑक्सीजन था। यह जो पानी गया इसके मुंह में, उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन को किसने एब्जॉर्ब किया, उसके ब्लड वेसल्स ने, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाएगी, फिर उसका पावर चलेगी, उसका शरीर चलेगा, जैसे हमारा चलता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि लंग्स की बात की गई है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, सिंपल एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है लंग्स का, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे शेप है, इस तरीके से एल्वलाई होता है, ये सब आगे अब नेक्स्ट में बताऊंगी मैं। तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा क्या होता है, जैसे अगर ये कोई एक स्लांट चीज है, ठीक है, ऐसे कोई स्लांट चीज है, और एक ना ऐसे ऐसे चीज है, ऐसे। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ऐसा एरिया जो एयर के संपर्क में रहता है उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। ज्यादा संपर्क में है तो ज्यादा सरफेस एरिया। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो। पर यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ऐसे 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 कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि दोनों का देखो यहाँ से यहाँ तक साइज सेम है, यहाँ से यहाँ तक साइज अगर सेम है, तो क्या डिफरेंस है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हो ना, तो आप इजीली उसका सरफेस एरिया भी चेंज कर सकते हो। सरफेस एरिया चेंज करने से क्या फायदा होता है, जो एब्जॉर्व होने वाली चीज है वो ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्व हो जाएगी, अंडरस्टूड। एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा ना। इसी तरीके से ना केमिस्ट्री में भी इस तरीके से होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस एरिया पे, अगर कोई एब्जॉर्प्शन होता है तो उसकी एरिया भी बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है आपके लंग्स का, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन, अंडरस्टूड।
अब यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया जो लंग्स होता है, इसके अंडर पार्ट्स होते हैं, ये डेलिकेट होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, वेरी फाइन, मतलब पतले पतले इसकी स्किन होती है और डेलिकेट सी होती है, ठीक है। इसीलिए तो वो बोल रहे हैं इसको बॉडी के अंदर रखा जाता है। ये आपने नहीं देखा लंग्स बाहर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत डेलिकेट पोर्शन है, तो ये बॉडी के अंदर होता है, सेफ्टी से होता है, ठीक है। इट इज प्लेस इनसाइड द बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म मतलब अभी तो आपने सिंपल सिंपल सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पढ़ा है। इन नेक्स्ट पीपीटी यू नेक्स्ट स्लाइड यू विल बी आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रोसेस कि कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी चीज आ रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तो पूरा मैकेनिज्म होता है ना। तो आपका एयर मूवमेंट का मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें पूरा, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पीपीटी बना के बताया आपको। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आप ये जो आपका फिगर है 5.9 है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम क्यों बोला इसको? सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि इसमें एक पार्ट नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई एक यूनिट चलाते हो या कंपनी चलाते हो, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सब कुछ होता है, वो सिस्टम का पार्ट होता है क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इक्विपमेंट को यूज करते हो तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं उसमें। उसी तरीके से आपके यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि इसमें नेजल कैविटी भी है, लैरिंग्स भी है, फेरिंग्स भी है, फिर उसके बाद लंग्स भी है, रिब्स भी है, कार्टरेज भी है। तो उस तरीके से बहुत सारी चीज होने के कारण उस चीज को सिस्टम बोला जाता है। अंडरस्टूड? सबसे पहले आपकी एयर कहाँ जाती है? नेजल पैसेज में जाती है। नेजल पैसेज होता है जो आपका नेजल पैसेज में जाती है नोज के थ्रू। और यहाँ पे क्या प्रोटेक्टिव एजेंट प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है हेयर, यहाँ पे प्रेजेंट है म्यूकस। क्यों प्रेजेंट है? ताकि आने वाली एयर को थोड़ा बहुत फिल्टर भी कर दिया जाए। तो यहाँ पे एयर गई, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी के नीचे एक माउथ कैविटी भी होती है। माउथ कैविटी और नेजल पैसेज दोनों मिक्स होके एक रास्ता में जाते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स और लेरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या चीज है? जो फेरिंग्स होता है वो थ्रोट, आपका गला कहलाता है, थ्रोट है। अब यहाँ से क्या क्या जाता है? इस चीज से, फेरिंग से क्या जाता है? आपका खाना, पानी और हवा जाती है। अंडरस्टूड? ये जो फेरिंग पोर्शन है ना, यहाँ से आपका खाना, पानी और हवा जाती है। और जिससे आवाज निकलती है उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और वो क्या होता है? वो लैरिंग्स होता है। अंडरस्टूड? याद रखना, जो आवाज निकलती है जिससे आप सिंग करते हो या बोलते हो, तो वो किसका कमाल होता है? ये लैरिंग्स का होता है, ठीक है। उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो वो हवा के लिए पैसेज देता है। और यहाँ पे फेरिंग्स क्या करता है? फूड, वाटर, एयर सबको जाने का रास्ता देता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ से ये सारी चीजें गई अंदर, इसके बाद ये कहाँ पहुंचेंगी? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। अब विंड पाइप क्यों बोलते हैं? हवा जा रही है ना, आपने सांस लिया, नीचे से पूरा एक पाइप की जैसा दिख रहा है, तो विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। कनेक्ट योर लैरिंग्स टू योर लंग्स। आपके लैरिंग्स को लंग्स से कनेक्ट करता है। ये लैरिंग्स है, नीचे लंग्स है और बीच में ट्रैकिया है, इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रैकिया लैरिंग्स को लंग्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज। रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज का भी यूज है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताएंगे। रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज है। रिंग्स क्यों बोला? ऐसे रिंग रिंग छल्ले छल्ले से दिख रहे हैं ना, गोल 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 गोल, इस तरीके से उसको रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज बोला है। ये थोड़ी सी कार्ट्रिज क्या होती है, जो हड्डी से थोड़ा सा ना कमजोर होती है, उसको कार्ट्रिज बोलते हैं। जैसे आपके ईयर्स में है, ईयर में हड्डी है पर आप मोड़ के देख सकते हो, उसको बोलते हैं कार्ट्रिज। अंडरस्टूड? और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? एयर कहाँ पे जाएगी? लंग्स पे जाएगी। अब लंग्स लंग्स को देखो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब्स। जो ये हड्डियां होती हैं, ये इस तरीके से आपको दिख रही है ना, ये सारी ये कहलाती है रिब्स कहलाती है। तो ये आपका एक लंग्स के लिए एक सुरक्षा कवच जैसे यूज होती है। तो ये रिब्स होती हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है? डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है। अब यहाँ पे जो ये हम बता रहे थे कि एयर कहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक रिंग्स ऑफ कार्टरेज से निकल गई थी ना। अब ये क्या कहाँ पे आएगी? ब्रोंकाई में आएगी। अब ब्रोंकाई आगे जाके बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड होता है। ये इतने सारे सेक्शंस है ना, बहुत सारे सेक्शंस में ऐसे, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। अंडरस्टूड? सो दोनों बी से आते हैं, याद रखिए। तो ब्रोंकियाई,
पहले मोटा पोर्शन होता है और बारीक जो पोर्शन हो जाता है उसमें और ब्रांचेस निकलती है, उसको ब्रोंकियोलस बोलते हैं। तो मैंने आपके क्लैरिफिकेशन से लिख दिया यहाँ पे येलो पोर्शन में, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है जो ब्रोंकियोलस का एंड पार्ट होता है, आखिरी सिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्वुलर सैक बोलते हैं। ठीक है, सैक क्या होता है? कोई थैली होती है जैसे खाली होती है, तो उसको सैक बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से एल्वुलर सैक होता है जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये गोले गोले। यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी ने इसको जूम इन करके दिखाया है थोड़ा सा, तो एल्वुलर सैक दिख रहा है, ये गोले 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 दिख रहा है। ठीक है, अब दो है तो उसको एल्वुलाई बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे कि एयर कहाँ पे आई, यहाँ पे एल्वलाई में आ गई आपकी एयर। तो ये जो एल्वलाई में आपकी एयर आ चुकी है, तो ये बाद में ब्लड वेसल्स में कैसे जाएगी, इसके बाद में शरीर में कैसे जाएगी? तो ये जैसे आपका क्या है, ब्लड वेसल्स आ गई। ठीक है, अब एल्वलाई में जस्ट पास में इसके बहुत सारी ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, अब वो जो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा होती है, अमाउंट। और एल्वलाई में क्या होता है, जो आपने सांस लिया तो कौन सी ऑक्सीजन जाए, ऑक्सीजन आई ना, तो ऑक्सीजन आके एल्वोलाई में आ गई। ठीक है, तो एल्वोलाई में क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन, और जो आजू बाजू ब्लड वेसल्स निकल रही है उसमें क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में चीजें ज्यादा से कम की तरफ बहती है। कहाँ से? ज्यादा से कम की तरफ। तो ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे है, एल्वलाई में, और कम कहाँ है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में। तो ऑक्सीजन कहाँ बहेगी, ज्यादा से कम की तरफ। ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसीलिए आपकी ब्लड वेसल्स को ढेर सारी ऑक्सीजन मिल गई, और ये तो बहुत हैप्पी हो गई, और ये अपने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा देगी। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस तरीके से संभव हो पाया। ठीक है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि रिंग्स ऑफ कार्टरेज क्या क्या यूज होता है, क्यों की जाती है ये, ताकि प्रिवेंट कर दी जाए, कोलैप्स ना हो पाए। जो आपका यहाँ पे विंड पाइप होता है, अगर रिंग्स ऑफ कार्टरेज नहीं होगी तो ये इसकी सतह और इसकी सतह चिपक सकती है ना, तो वो क्या करती है, रिंग्स ऑफ कार्टरेज उसको चिपकने से रोकती है, इस पे इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो एल्वोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ, एल्वोलाई में बहुत सारा नेटवर्क किस चीज का होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। तभी तो उसकी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती थी ना, तो आसपास किस किस चीज की चीजें होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर ऑफ एल्वोलाई क्या होता है, एक है तो एल्वोलस बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल है तो एल्वोलाई। अंडरस्टूड, नो डाउट है, क्लियर। नेक्स्ट है, exchange of gases can take place from the surface of alveoli। exchange of gases कैसे होती है, alveoli की सरफेस से होती है, डिफ्यूजन है ना। why alveoli do not collapse, alveoli चिपक क्यों नहीं जाता, जब यहाँ पे बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये एकदम जब हवा निकल गई तो चिपक जाना चाहिए ना, जैसे बैलून से हवा निकलती चिपक जाता है, तो क्यों नहीं चिपक जाता, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ हवा बच जाती है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, हम मतलब पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं निकल जाता इसमें से, पूरा का पूरी हवा नहीं निकल जाती, थोड़ी बहुत ही हवा इसमें से बच जाती है ताकि वो उसमें कोलैप्स ना हो, उसको चिपके ना। ठीक है, अब एक पिगमेंट का नाम बताओ जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल, जिसको आप ब्लड बोलते हो, खून बोलते हो, उसके अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में कौन अटैच है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के खुद से पैर नहीं होते, ये चल ही नहीं सकता बेचारा, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन पे अटैच हो जाता है, और जहां जहां हीमोग्लोबिन जाता है ऑक्सीजन भी चला जाता है, इसलिए तो बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो तो चक्कर आ जाती है, सांस नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं चल पा रहा है ना, हीमोग्लोबिन भी नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं काम कर पा रहा। ठीक है, फिर उसके बाद है वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व, क्यों, इन अवर बॉडी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है, ऑक्सीजन तो एयर सॉल्युबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा मोस्टली वाटर में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जहां जहां पानी जाएगा वहीं कार्बन डाइऑक्साइड उसी के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज है, आपको रिप्स के बारे में ये चीज बतानी थी कि रिप्स जब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जो आपको लंग्स को प्रोटेक्शन करते हैं ना, जो लंग्स का कवच बताया था मैंने, रिप्स होते हैं,
वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं, तो रिब्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। जब आप सांस लेते हो तो रिब्स क्या करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड साइड मूव करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, थैंक यू।